मेरी बेटी अंधी थी और मेरे पति उसकी शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि बेटी अंधी होने की वजह से वह चाहते थे कि वह हमारे पास ही रहे। लेकिन एक दिन मैंने एक अच्छा सा रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दी। शादी के बाद मेरी बेटी फ़ोन पर कहती, माँ मैं बहुत खुश हूँ, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। 5 महीने गुजर गए तो एक दिन पति मुझे साथ लेकर बेटी के घर चले गए तो दरवाज़ा खोल कर ही वह चौंक गए। और जब मैं बेटी से दामाद का पूछा तो वह बोले उन्होंने ही दरवाज़ा खोला था, तो मैं चौंक गई। और पति ने गुस्से से, मैं 5 महीने बाद अपनी बेटी के ससुराल जाने वाली थी। आज से पहले जब भी उससे बात हुई थी तो फ़ोन पर ही बात हुई थी। मैं रोज़ाना अपनी बेटी से फ़ोन पर बात ज़रूर किया करती थी और वह मुझे बहुत खुश दिखाई देती थी। उसकी खुशी से भरी आवाज़ सुनकर मेरा दिल खुश हो जाता और मैं अपने पति से कहती, देखो तुम कहते थे ना कि अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाऊँगा, उसे हमेशा अपने पास रखूँगा, लेकिन वह अंधी है। मगर आप देखो वह कितनी खुश है अपने पति के साथ। उसकी ज़िंदगी तो खुशियों से भर चुकी है। बस अब यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा भगवान मेरी इस बच्ची को हमेशा खुश रखे। मेरे पति भी गहरी सांस लेकर रह जाते कि सुशीला मैं तो समझ रहा था कि हमारी बच्ची अंधी है, कुछ देख नहीं सकती, भला शादी के बाद ससुराल के कामकाज में कैसे हाथ बढ़ाएगी। मुझे वहाँ पता था कि इतने अच्छे ससुराल वाले मिल सकते हैं जो मेरी बेटी का इतना ज़्यादा ख्याल रखेंगे और उसे इतनी मोहब्बत देंगे। लोगों की बड़ी बड़ी बातें, महलों में रहने वाली बच्चे इतने खुश नहीं होते हैं जितने हमारे बच्चे आंखों की रोशनी ना होने की वजह से इतनी खुश है। बेटी दूसरे शहर में रहती और यहाँ से वह जगह 4 घंटे की दूरी पर था। अनुमति नहीं देती कि कभी बेटी के घर से हो जाए। एक दिन मैंने सपने में देखा कि मेरी बच्ची परेशान बैठी रो रही है। मैं उसका पति भी उसे लड़ झगड़ रहा है। मेरी अंधी बच्ची रो रो कर परेशान हो रही है और बार बार अपने माँ बाप को आवाज़ दे रही है। यह दृश्य मैंने देखकर ही मुझे कल ही मेरी बेटी के पास लेकर जाओ। ना जाने मुझे इतना भयानक सपना आया था। मैंने अगले ही दिन अपने पति के साथ लिया और अपने बच्ची के यहाँ जाने लगी। हम बेटी के घर पहुँचे तो दरवाजे को एक अंधेड़ उम्र इंसान ने खोला था, जो कि मेरी बेटी भी देखा ससुर था। जैसे उसने दरवाज़ा खोला तो हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मगर ना जाने क्यों हम वहाँ खड़े देखकर उसे चेहरे पर अजीब सी परेशानी आई थी, जैसे उनको हमारे यहाँ आना बिल्कुल ही पसंद ना हो। मैंने एक नज़र वेदी के ससुर को देखा, जिसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ चुकी थी। हमारे दिल में खतरों की घंटियाँ बजने लगी। हम अपनी बेटी से मिलने के लिए घर के अंदर दाखिल हो गए। जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुए तो हमारी बेटी अपने कमरे में बैठी थी, जिसके पास कई तरह के फल काट कर रखे हुए थे और वह बिल्कुल महारानियों की तरह ऐसे वाले कमरे में बैठी हुई फल खा रही थी। हमारे कदमों की आहट से वह बचपन से ही पहचान लेती थी। जैसे ही माँ बाप के कदमों की आहट उसके कानों में पहुँचती तो फौरन उत्पत्ति आसपास चेहरा फिर कहने लगती, माँ बाप क्या आप दोनों आए हैं। इतना कहकर वह आगे बढ़ी और हम दोनों ने अपने बच्चे को अपने सीने से लगा लिया। उसे लिपटकर रोने लगी और उसे चूमने लगे। हमने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं था। तभी बेटी का ससुर भी वही कमरे में चला आया और कहने लगा कि आप लोग बैठे, मैं आपके लिए ठंडा पानी मंगवाता हूँ। हम अभी बेटी के पास बैठे ही थे कि विधि से कहा कि बेटा तुम्हारा पति कहाँ है, वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा। यह सुनकर मेरी बेटी फौरन हैरत में मेरी तरफ देखने लगी और कहने लगी कि माँ यह क्या कर रहे हो, मेरा पति तो यह सामने खड़ा है। बेटी के हाथ में साड़ी की तरफ जब देखा तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि सामने तो मामा प्यास लगी थी। अगर सूख रहा है। मैं गहरी नींद में थी जब मेरी बेटी की आवाज़ से मैं उठ गई बैठी। एक नज़र बेटी की तरफ देखा जो सामने पलंग पर बैठी हवा में हाथ ले रहती हुई मेरे पलंग को ढूंढ रही थी। बेटी को देखकर मैं गहरी सांस ली और उठकर पानी का गिलास भरकर बेटी को अपने हाथों से पानी पिलाने लगी। मुझे हर बार अपनी बेटी के हालात पर बहुत डर सताता था। अगर कोई इस जान से चेहरे को देखा तो उसे गुरूर होता है। जो एक बार मेरी बेटी को देख लेता वह दूसरी बार ज़रूर नज़र उठाकर देखा करता था। आखिर मेरी बेटी थी इतनी सुंदर, मगर जब किसी को पता चला कि मेरी बेटी अंधी है तो वह कानों को हाथ लगाकर रह जाते। कहने लगती है कि यह माँ बाप के किसी बड़े पाप की सज़ा होगी। इतनी सुंदर बच्ची पैदा हुई और वह भी अंधी हुई थी, वरना दुनिया में इतनी हसीन लोग बहुत कम ही दिख जाते हैं।
जब मैं अपनी बच्ची को यूँ चुपचाप एक जगह बैठे हुए देखती तो मेरा दिल टूट सा जाता। मेरी तो तमन्ना थी कि मेरी बेटी के रंग बिरंगी दुनिया देख सके, अपने माँ बाप को पहचान सकती, मगर उसने तो सिर्फ अपने हाथों से ही हमारे चेहरे के नैन नक्श को पहचान रखे थे। वह चीज़ों को सुनकर महसूस करके अपने दिल के नज़रिए से महसूस करते हुए थोड़ा बहुत चल फिर सकती थी और हमारी औरतों से हमें पहचान सकती थी। मैंने अपने बेटे को पानी पिलाया, एक गहरी नज़र सोते हुए अपने पति पर डाली जो दिन भर थका हुआ हरा अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था। विधि हमें हमारी जान से भी ज़्यादा प्यारी थी, लेकिन दुनिया वाले इसके बारे में जो भी सोचते, मगर हमारी तो जान हमारी बेटी में बसा करती थी। बेटी जवान हुई तो मेरे दिल में अजीब सी ख्याल आने लगे। मैं अपनी संधी बेटी से खुद तलाश करने लगी। जब भी गांव की किसी लड़की की शादी की खबर सुनती तो मेरा दिल भी करता कि मैं अपनी बेटी की शादी करूं। या सिर्फ देख नहीं सकती, मगर घर को तो बहुत अच्छे से संभाल लिया करती थी। मैं इन्हीं सोचों में गुम बैठी थी जब एक दिन मेरा पति घर वापस आया। वह काम से थका हारा वापस आया था। आपके कदमों में आहट सुनती हुई मेरी बेटी फौरन रोती और दीवारों का सहारा लेते हुए किचन में चली गई। वहीं अपनी जगह पर वाटर कूलर पड़ा था। बेटी ने पानी भरा और गिलास लिए अब आपके पास आ गए। कहने लगी, पापा पी लीजिए, पानी बहुत थक गए। ऐसा कहकर वह आपके पास घुटनों के बल बैठ गई और अपनी टांगें दबाते हुए पैरों से जूते उतारने लगी। पापा आप यहीं लेट जाओ, मैं आपकी टांगें दबा देती हूँ। रामेश्वर ने जब बेटी की बात सुनी तो हमेशा की तरह मुस्कुराकर उसका सर चूम लिया और आशीर्वाद देते हुए कहने लगा कि नहीं मेरी बच्ची, तुम यहाँ मेरे पास बैठो और बताओ आज मैंने तुम्हारे डांटा तो नहीं, या तुमसे ज़्यादा काम तो नहीं करवाया। मैं भी तुम्हारी माँ की खबर लेता हूँ। तो विधि मुस्कुराकर कह देती कि नहीं नहीं, माँ तो मेरी बहुत ख्याल रखती है, मुझे कोई काम नहीं करने देती। अगर उन्होंने मेरी तंग किया तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। उसी दिन जब मैं विधि को कमरे में भेजा तो अपने पति से कहने लगी कि मेरी वीडियो जवान हो चुकी है, क्यों ना हम उसकी शादी करवा दे। मेरी यह बात सुनी थी कि मेरे पति हैरत से मुझे देखने लगा। ऐसा लगता था जैसे मैंने कई बहुत अजीब सी बात करती हो जिसका किसी ने सोचा ना हो। कहने लगा कि पगली तेरा दिमाग सेट तो है, तो आखिर कहना क्या चाहती है। विधि के बारे में मुझे पता तो है, इसकी आंखों की रोशनी नहीं है कि हालात हम अपनी बच्ची की शादी कैसे करवा सकते हैं। मैं कुछ बोलना चाहती थी और कहना चाहती थी, मगर मेरे पति ने मुझे चुप करवा दिया और कहने लगा कि मुझे इस चीज़ को लेकर कोई बात नहीं करनी। यह मेरी बच्ची के फ्यूचर का सवाल है। यहाँ तो वह अपने माँ बाप के घर में रहती है, इसे हर तरह से आज़ादी है। हमें पता है कि अपनी बेटी को कैसे हैंडल करना है। जबकि वहीं अगर हम ब्याह कर अपने उसके घर चली जाएगी तो फिर क्या होगा, तुम जानती हो। पति के कामकाज उसकी जिम्मेदारी है, फिर सास और नंद भागवत के रिश्ते सब लोग कैसे निभाएंगी। इस घर की तो हर एक चीज़ और छाप के सिक्के हमारी बच्ची को पता है। मेरा पति ऐसी बातें करके मुझे चुप करवा चुका था, जबकि मैं यही सोचकर परेशान हो रही थी कि आखिर मेरी बच्ची आगे की ज़िंदगी कैसे गुजारेगी। मैं बहुत दूर का सोच करती थी, दिमाग में कई तरह के ख्याल आने लगे थे। रात को अगर कच्ची नींद की आंख खुल जाती तो मैं यही सोचती रहती थी कि जब इस दुनिया में मैं भी ना रही और मेरा पति भी ना रहा तो फिर मेरी बेटी कहाँ जाएगी, इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा। यह सोच सोच कर मेरी आंखों से आंसू निकल गई थी। यह गांव वाले और रिश्तेदार तो मेरी बेटी का वैसे ही मजाक उड़ाया करते थे क्योंकि वह अंधी थी। एक दो औरत ने तो यह भी कह दिया था कि क्या था जो एक पैदा औलाद होने से पहले ही मर चुकी होती। जैसे जैसे बड़ी होती और तो मैं 100 तरह के मामले खड़े होंगे। आखिर कौन है जो उसको पढ़ेगा। जब यह सोच आती तो मैं भी प्रार्थना करती थी, भगवान कोई अच्छा सा रिश्ता आ जाए जो मेरी बेटी को अपने घर ले जाए। मेरी बेटी देखने में बहुत सुंदर थी, उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा था, मगर घर का अंदाज़ा किस हो जाता तो हर काम बड़े ही अच्छे तरीके से काम कर लिया करती थी। एक दिन रिश्ते लगाने वाली हमारे घर आई और कहने लगी कि भला इंसान ने तुझे तुम्हारे घर के बारे में बताया है कि तुम्हारे घर में जवान बेटी है, तो क्या मैं तुम्हारी बेटी का रिश्ता हमसे करवा दूं। मैं जो बैठी आंगन में चावल चाल रही थी, अचानक से रिश्तेवारी की बात सुनकर हैरत में पड़ गई। कहने लगी कि आपका दिमाग सेट तो है,
क्या आपको पता नहीं है मेरी बेटी अंधी है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, हम उसकी शादी नहीं करना चाहते। तो वह रिश्ते वाली कहने लगी कि यह सब कुछ मैं जानती हूँ और मैंने उनको ही बताया है, मगर वह कहते हैं कि हमें कोई मसला नहीं है। वह खाते पीते घर का लड़का है और इकलौता भी है, तुम्हारी बेटी को खुश रखेगा। मैं जब उस लड़के वालों को तारीफ़ें सुनी तो मैं खुश हो गई। दिल में एक बार फिर उम्मीद जागने लगी कि मैं अपनी बच्ची की शादी इस घर से करवा दूंगी। उन्हें मेरी बेटी के अंदर से कोई मसला नहीं था। वह अमीर लोग थे, घर में नौकर जाकर थे, कामकाज के लिए तो उनके पास नौकरी की बहुत थी। बस वह मेरी बेटी के व्यवहार और अच्छे आचरण की वजह से इसे अपनाना चाहती थी। मगर एक बात समझ नहीं आ रही थी कि उन लोगों को मेरी बेटी का पता कैसे चला था। खैर, जैसे ही रात हुई तो मैंने यह बात अपने पति से की। एक बार फिर पति के माथे पर बाल आ गए थे। कहने लगा, तुम्हारा दिमाग खराब तो है ना, क्यों अपनी बच्ची की ज़िंदगी नरक बनाना चाहती हो? मैं बिल्कुल उसकी शादी किसी से नहीं करना चाहूँगा। यह सुनकर मैं परेशान हो चुकी थी। पति को बहुत समझाया मगर वह ना माना। अगले दिन मेरे कहने पर लड़के वाले हमारे घर आ चुके थे। उस समय मेरा पति गरीब था। वह लोग बड़े ही अच्छे व्यवहार के थे। उन्होंने जब मेरी बेटी को देखा तो साथ ही औरत ने मेरी बेटी को सीने से लगा लिया और कहने लगी, यह तो बस हमारी ही बहू बनेगी। मेरा पति हड़बड़ाकर उनकी तरफ देखने लगा और कहने लगा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मगर हमारी बेटी अंधी है और हम नहीं चाहते हैं कि उसकी शादी करें। शादी के बाद एक लड़के पर किस तरह की जिम्मेदारी आ जाती है और यह बहुत जिम्मेदारी नहीं निभा सकती। और लोग कहने लगी, हम पहली बार हमारे घर में आए हो तो कई फल और शगुन की थाली लेकर आए थे। उन्होंने विधि के हाथ में 15,000 रखे। कुछ दिन बाद फिर आए और एक बार फिर मेरी बेटी के लिए बहुत सारे उपहार लेकर आए थे। यह सब कुछ देखकर मैं और पति अंदर से अंदर पिघलते जा रहे थे। वह लोग हमारी बेटी से सच में दिलचस्पी रखती थी और वह औरत और उनके पति बड़े ही अच्छे व्यवहार के थे और हमारी बेटी से बहुत ही गर्मी से पेश आते थे। वही उनका लड़का भी हमें बड़ा ही पाया था। मैं तो बिल्कुल इस रिश्ते से राजी हो चुकी थी, मगर मेरा पति नहीं माना था। उसने इस रिश्ते पर राजी होने से 2 महीने लगाई थी। मेरी बेटी का रिश्ता तय हो गया और हम उनकी शादी की तैयारी करने लगे। बेटी भी इस रिश्ते से बड़ी ही खुश थी। उसने देखा तो ना था, मगर माँ के आंख में वह सब कुछ पहचान सकती थी। शादी को डेट फिक्स करने लगे तो वह लोग अपने रीति और रिवाज के मुताबिक सारे काम करवा रहे थे। कहने लगे कि हम अपने रीति रिवाज के मुताबिक ही शादी करेंगे। एक दिन वह हमारे घर आए और आकर कहने लगे कि हमारे यहाँ के रिवाज की लड़की की शादी लड़के के यहाँ लाकर की जाती है, क्योंकि यह सफ़र भी लंबा है। 4 घंटे बाद ही हम यहाँ पर पहुँचेंगे, इसलिए हमारे यहाँ यही रीति रिवाज चलता है। और जब दूर से शादी किया जाए तो शादी लड़के के यहाँ जाकर ही करनी पड़ती है। यह सुनकर हम थोड़ा सोच में पड़ चुके थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मगर फिर भी हमें मानना पड़ा, क्योंकि जल्दी ही हमें संबंध बहन भाइयों जैसे हो चुके थे। हमने यह तय किया, हम लोग हमारी बेटी को अपने यहाँ लेकर जाएंगे और फिर अगले ही दिन हम पति पत्नी दहेज का कुछ सामान लेकर उनके घर पहुँचेंगे और वहाँ पर दोनों बच्चों को शादी कर देंगे। इस बात पर सब कुछ दे पाया और यूँ दिन हमारी बेटी हमारे घर से विदा होकर उन लोगों के साथ चली गई। हम लोगों को दहेज का सामान लेकर सुबह ही वहाँ जाना था। अगले दिन जब हम गाड़ी में सामान रखकर अपनी बेटी के यहाँ जाने लगे तो रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से रास्ता ब्लॉक हो चुका था। वहाँ पर हमारे 3-4 घंटे व्यस्त हो गए चुके थे। मैं दूसरे रास्ते से जाना पड़ा। हम 5 घंटे का रास्ता देख करके अपनी बेटी के ससुराल पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल चुकी थी, क्योंकि मेरी बेटी की शादी हो चुकी थी। वह दुल्हन बनी हुई सोफे पर बैठी हुई थी। आसपास कहीं मेहमान इकट्ठे थे। मेरी बेटी का पति उसके दाएं तरफ खड़ा मुस्कुरा रहा था, जबकि उसका ससुराल और सास उसके साथ बेटी फ़ोटो खिंचवा रही थी। हमें देखकर वह लोग आए और माफ़ी मांगते हुए कहने लगे कि आपने आने से बहुत देर कर दी थी, शादी करवा दी, क्योंकि पंडित जी को कहीं और भी शादी कराने जाना था। हमारी बेटी की शादी हो चुकी थी और हमें क्या चाहिए था। हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट भी फैल गई और बेटी के आशीर्वाद देने लगी। वह घर बिल्कुल एक महल जैसा था और हम खुश थे कि हमारी बच्ची यहाँ राज करेगी।
यह शादी इनके रीति रिवाज के मुताबिक हुई थी। हम एक एक दिन वहीं रहे और फिर अपनी बच्ची को दोबारा आने का कर वापस अपने घर चले गए। हम दोनों के कंधे से तो जैसे एक भारी बोझ उतर चुका था। घर आए तो अक्सर बेटी को फ़ोन करके पूछते रहते थे, तो कहती थी कि माँ मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, यहाँ पर सभी बड़े लोग हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। कभी किसी ने मेरे सामने ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की। यह मुझे बिल्कुल सेज माँ बाप जैसे मोहब्बत करते हैं और मेरे पति बहुत अच्छे हैं। मैं बेटी के मुंह से यह सब सुनती तो दिल को सुकून सा आ जाता। मेरा पति भी अपने काम में व्यस्त हो गया और मैं भी घर के कामकाज में बिजी रहने लगी। ऐसे ही दिन गुजरती रही। मैं बेटी से रहती, इस दिन हमारे यहाँ चक्कर लगाओ, तो कहती कि माँ यहाँ उनके रिश्तेदार हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। बोर्ड का राज रिश्तेदार से हमें दावत के लिए जाना होता है, इसीलिए हम अभी नहीं आ सकते, तो मजबूरन मुझे भी चुप रहना पड़ता। कई दिन में अजीबोगरीब सपने आ रहे थे, जैसे मेरी बच्ची रो रही है, किसी मुसीबत में हो। कभी सपने में उसको भी साफ जाकर डर जाता और कभी वह किसी गहरे कुएं में गिरती चली जा रही थी। मैं चाहकर भी अपनी बच्ची को ना बचा पाती। एक बार तो हद ही हो गई। मैं अपने बच्ची को खुद अपने हाथों से कुएं में ढेल रही थी। यह सपना मुझे बेचैन कर चुका था। उसी दिन मेरी बेटी को कॉल की और बोली कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुमसे मिलने आना चाहती हूँ, तुम खुश तो हो ना। मेरी बेटी मुस्कुराकर कहने लगी कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ। खुशी तो जैसे उसके शब्दों से जाहिर हो रही थी। कहने लगी कि आपके यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ और खुद ही आपके यहाँ चक्कर लगाऊंगी। बस शरद जी का काम से छुट्टी मिल जाए। 4-5 महीने गुजर चुके थे, मगर नाम है अपनी बेटी से मिलने के लिए गई थी और ना ही मेरी बेटी यहाँ पर आई थी। अब तो मुझे अपनी बच्ची की बहुत याद आने लगी थी। जी चाह रहा था कि उड़कर अपनी बच्ची के पास चली जाऊं, मगर ऐसा नहीं हो सकता था। एक दिन मैं यूं ही बैठी रोने लगी, क्योंकि बेटी की याद तो जैसे मेरे दिल चीरने लगी थी। पति भी मेरे साथ ही उदास हो गया था। कहने लगा कल ही अपनी बच्ची से मिलने के लिए हम दूसरे शहर चले जाएंगे। अगले ही दिन सुबह सुबह हम दोनों पति पत्नी बहुत से फल अपने साथ दिए हुए अपनी बेटी के यहाँ जाने लगे। 4 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम अपनी बेटी के घर के बाहर पहुंच चुके थे। दरवाजे पर दस्तक दी तो कुछ देर के बाद बेटी के सास ससुर ने दरवाज़ा खोला। हम तो समझ रहे थे कि हमें देखकर वह मुस्कुराएगा, मगर उसके चेहरे पर तो अजीब सी परेशानी आ गई थी। उसका रंग भर में फीका पड़ चुका था। वह डरे हुए चेहरे के साथ हमारी तरफ देखने लगा। हम घर के अंदर दाखिल हुए तो हमारी बेटी अपने कमरे में बैठी आराम कर रही थी। बेटी ने हमारे कदमों की आहट सुनी तो फौरन उठकर हमारे सीने से लग गई और खुशी से मारे रोने लगी। और मैं भी अपनी बेटी को चुप कराने लगी और बोली कि बहुत याद आ रही थी। इस वक्त घर में सिवाय विधि और उसके ससुर के अलावा कोई और नहीं था। वह वहाँ पर कुछ देर बैठे और बेटी से पूछने लगे। वह तो बाकी बड़ी खुश लग रही थी। यह देखकर तो दिल को सुकून मिल गया। बेटी का ससुर वहीं कमरे में बैठा ही था। हमें बैठे हुए काफ़ी देर हो गई थी, तो बेटी से कहने लगी कि तुम्हारा पति कहाँ है, अभी तक नहीं आया। तो बेटी कहने लगी कि क्या बात कर रही हैं माँ, मेरे पति तो यह सामने बैठे हैं जो आपसे बात कर रहे हैं। मेरे तो सर पर पहाड़ टूटा था। सामने तो बेटी का ससुर बैठा था। बेटी से कहने लगी कि क्या कह रही हो बेटी, तुम्हारा पति तो यहाँ पर कहीं नहीं है, या तो तुम्हारे ससुर हैं। मेरी बेटी फौरन बकरा कर उठ खड़ी हुई। कहने लगी कि नहीं माँ, मेरा तो कोई नहीं है, मैं तो अपने पति के साथ इस घर में रहती हूँ। मेरा पति गुस्से से उठ खड़ा हुआ और मेरी बेटी के ससुर को कहने लगा, यह क्या कह रही है, आपका बेटा कहाँ है। हम तीनों ही हैरत में थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी वह इंसान जिसकी उम्र 50 से 55 साल के आसपास थी, गलत साफ करके खाने लगा कि आपकी बेटी विधि मेरी ही पत्नी है। यह खबर तो हम पर पहाड़ बनकर टूटी थी। मेरा पति आगे बढ़कर उस इंसान का कॉलर पकड़कर खड़े होकर कहने लगा, क्या बकवास कर रहे हो, यह तुम्हारी बहू ही लगा कि ऐसा नहीं है। दरअसल मैं अपने घर बसाना चाहता था। वह धन दौलत मेरे पास बहुत थी, मगर मैं अभी कुंवारा था। मैंने अपने सभी भाई बहनों की ब्याह कर दिया था। वह दूसरों मुल्कों में जाकर बस गए।
जब मैं शादी करने का सोचा तो कोई भी मुझसे शादी करने को तैयार न था, क्योंकि मेरी उम्र हो चुकी थी। इसलिए रिश्ते वाले वाली से कहा कि जैसे भी करके मेरी शादी करवाओ। उसने मुझे आपके बेटी के बारे में बताया, तो मैं शादी के लिए तैयार हो गया और यूँ विधि मुझे दिल के दिल भरने लगी थी। मैं जानता था कि आप अपनी बेटी की शादी मुझे नहीं करवाएंगे। सारा प्लान मैंने बनवाया था और फिर शादी वाले दिन मैं अपने आने से पहले शादी कर ली, ताकि आप लोगों को पता ना चल सके कि मेरी बेटी की शादी किससे हुई है। यह खबर हम तीनों पर बिजली बनकर टूटी थी। मेरे पति तो गुस्से से उस इंसान को मारने लगा। विधि लग रो रही थी। हमने इस समय अपनी बच्ची को साथ लिया और वापस घर चले आए। उसके बाद विधि का पति कई बार आया और माफ़ी मांगने लगा। उसने विधि से कहा कि विधि, तुम बताओ, क्या मैं इस बार भी तुम्हारे साथ ऊंची आवाज़ में बात की? क्या तुम पर कभी हाथ उठाया? तुम्हारे साथ चल बलचन रख रहा था, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करता था, एहसास ही ना होने दिया कि तुम्हारे पास आंखें नहीं हैं। बीजेपी दिल ही दिल में अपने पति को पसंद करने लगी थी। कहने लगी कि हाँ माँ, मैं ना तो उसका चेहरा देख रखा था और ना ही उनका शरीर। मैं तो बस व्यवहार और उनकी मेरे साथ मोहब्बत देखकर हमसे प्यार करने लगी थी। हमने जब देखा कि हमारी बेटी उस इंसान के साथ खुश है और वह भी हमारी बेटी का बहुत ख्याल रखना है, तो मजबूरन अपनी बेटी को इंसान के साथ विदा कर दिया। उस इंसान की मोहब्बत में कोई कमी न थी। वह हमारी बेटी को अपने घर की इज्जत बनाकर रखने लगा था। उसके बाद मेरी बेटी ने एक खूबसूरत से बच्चे को जन्म दिया। उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ थी। वह अपने पति के साथ खुश थी। फिर हम कौन थे और अपने पति से अलग करने वाले? हम भी उनकी खुशियों में खुश हो गए। हाँ, मगर यह झूठ और धोखे से की जाने वाली शादी को भूलना आसान नहीं होता।